नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन की। और नामांकन के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, 12 मुख्यमंत्री, 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, पूरा मोदी सरकार का कैबिनेट, 20 केंद्रीय मंत्री, पूरा संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सारा संगठन सब मौजूद था। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो था, ये 2024 का जो चुनाव बचा है, जो मतदान बचा है, वो आगे की दिशा इसी मेगा शो के आधार पर चलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी उसी लाइन पर काम करने वाली है। आज चर्चा इसी पर करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का ये जो तीसरा नामांकन है, ये जो नामांकन की हैट्रिक है, क्या भारतीय जनता पार्टी के उस नारे को बुलंद कर पाएगा जिसमें वो कहती है कि अब की बार 400 पार। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो गया है, प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया, तमाम सारी बातें की, मोटिवेट किया अपने मतदाताओं को और लोगों को भी, और बहुत सारी ऐसी बातें की इस दौरान जो कहा जाए कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मैप तैयार करेगी। पूर्वांचल की मैं बात कर रहा हूं। पूर्वांचल में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो भी सीटें बची हुई हैं जी, उन सीटों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का आज का जो नॉमिनेशन हुआ वो अपने आप में एक मेगा शो था। कल भी रोड शो था, बहुत भव्य रोड शो उन्होंने किया और आज नॉमिनेशन किया और लोगों से बातचीत भी की। आप सोचिए, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 20 केंद्रीय मंत्री, पूरा एनडीए का कुनबा, जितने उनके सहयोगी सब इकट्ठा थे वहां पे। तो ये जो पावर सेंटर बनाया गया वाराणसी को, एक तरीके से अपनी ताकत दिखाई गई, इसका असर बिल्कुल पड़ता है, राजनीति में पड़ता है। आप दिखाते हैं पब्लिक को कि हम कितने मजबूत हैं। दूसरी बात की, आखिरी चरण में है वाराणसी में मतदान होना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश को अगर हम समझें, आखिरी चरणों में, 2 चरणों में, 6वें और 7वें में पूरा आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है, वो सब का सब इससे प्रभावित होगा। इनफैक्ट आप ये कह लीजिए कि 5वें चरण में जो अवध से भी जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रेंथ देख करके, उनकी ताकत देख करके, उनकी उपस्थिति से प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की। अब वो ऐसे प्रभावित हो रहा है कि ये वही पूर्वी उत्तर प्रदेश है जो कि बीते उत्तर प्रदेश के 22 के इलेक्शन में डिस्टर्ब हुआ था। सीटें 2017 के मुकाबले कम हुई थी, यानी वहां पर प्रभाव बीजेपी का कम हुआ था। अब मोदी 19 में भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, वहां भी कम हुआ था, वहां पे दिक्कत हुई थी कुछ सीटों पर। तो प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी में मौजूदगी से, उनके रोड शो से, उनके भाषणों से, उनकी उपस्थिति से, उनके नामांकन में सहयोगियों के आने से एक मैसेज जरूर बिल्टअप होता है कि साहब बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो लोग मोटिवेट होते हैं, तो उसका असर दिखाई देगा। क्योंकि माना जा रहा है कि 2022 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और वाराणसी के ही आसपास के पूरे एरिया को, उसके आसपास जो जिले हैं, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, यहाँ पर प्रभाव डाला था अपना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बहुत आवश्यक था कि बीजेपी को फिर से वही 2014 वाली अपनी ताकत या 2017 की विधानसभा वाली ताकत यहाँ पर दिखाना पड़े। तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का ये नॉमिनेशन अपने आप में एक संपूर्ण कहानी है कि उस क्षेत्र में हमको कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके अपने आप को और मजबूत करना है। 2-3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बहुत चुनौती है, जिसमें आजमगढ़ है। 10 के 10 विधानसभा जो सीटें हैं वो सपा के खाते में, तो आजमगढ़ लोकसभा जो है भाजपा के लिए टफ है। दूसरा गाजीपुर आप ले सकते हैं। तीसरा जौनपुर था, लेकिन कुछ हद तक वो न्यूट्रलाइज हो गया है धनंजय सिंह की पत्नी के अब चुनाव नहीं लड़ने से। अब कुछ आसपास के और हिस्से हैं, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी वहां पर थोड़ा मजबूत है, तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, नामांकन, मेगा शो, एक तरीके से जो पूरा कार्यक्रम रहा बनारस में, वो बहुत बहुत हद तक उस काम करने जा रहा है। एक सवाल उठता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मेगा शो किया
हर बार लगभग नामांकन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कर लेती है कि एक नैरेटिव का काम करे और साथ साथ में एक कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरने का काम करे उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। 2014, 2019 और अब 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज में देख रहा था, बड़ा अंतर है। 14 की लैंग्वेज, 2019 का कॉन्फिडेंस और 2024 का नामांकन, तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं हिला हुआ दिखता है, पहली चीज। और दूसरा, इस बार के जो ओवरऑल चुनाव हो रहे हैं उसमें जमीन पर कहा जा रहा है कि बीजेपी बहुत ज्यादा जो नारा दे रही है वो फिजिबल नहीं लग रहा है 400 पार वाला, और मतदाताओं में भी वैसा रुझान नहीं है, उदासीनता है। लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग ये है कि बीजेपी के चेहरे पर उसके बावजूद भी बड़ा सुकून दिखता है, कोई आपाधापी नहीं दिखती है। ये क्यों? देखिए, 2014 की आपने बात की, आपको वो नॉमिनेशन की तस्वीरें भी आप याद कीजिए। प्रधानमंत्री आए थे, आज की जो शक्ल और सूरत है उससे थोड़ा सा 10 साल पहले की बात है, तो थोड़ा अलग भी था वो। और आप देखेंगे तो बहुत साधारण तरीके से आए, अपना नामांकन किए। हालांकि प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे तो वो उनको पार्टी की तरफ से वो उनको सहयोग मिल भी रहा था, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय। तो उन्होंने नामांकन किया और उन्होंने वो पहली बार बोला था, मुझे याद है, एजेंसी पे कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो वहाँ के कलेक्टर मेरे जानने वाले हैं, मेरी उनसे बात भी। तो उन्होंने कहा कि वो नॉमिनेशन करने जब आ रहे थे तो ऑलरेडी कोई वहाँ पे नामांकन कर रहा था, तो उनको रोक दिया गया था कि जब ये निकल जाए तब आप आइए। मतलब उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उनको कह दिया गया कि अब आप रुकिए, पहले ही जब ये चले जाएगा एक और प्रत्याशी तब आप आइएगा। तो वो थोड़ी देर के लिए उस गेट पे जब इंतजार कर रहे थे तो उसी दौरान उस एजेंसी ने उनका इंटरव्यू ले लिया वहाँ पे, और उसने बोला कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया। वो कितना हिट हुआ और वो पूरा गेम पलट दिया उसने वहाँ पे। 2019 में जब वो नामांकन करने गए तो वो 5 साल का जो उनका एक तरीके का ग्लैमर था, सत्ता चलाने का और लोगों से जुड़ने का, लगातार चुनाव जीतने का, वो दिख रहा था। तो वो पूरी तरह आश्वस्त थे कि ये तो हम चुनाव जीत रहे हैं। और आप देखिए उसमें कितने आए थे, अकाली के बादल जो थे जिनका उन्होंने पैर छुआ था, वो तस्वीरें आपको याद होंगी। वो सब लोग बैठे हुए थे, सबसे मिलजुल करके नामांकन किया था। वो भी बहुत बड़ा शो बनाया गया था। वो आश्वस्त थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना कद और बड़ा कर लिया, अपनी उम्मीदों को और बड़ा कर लिया है, लेकिन सहयोगी कम हुए हैं। उम्मीदों को झटका लगने के लिए कई और कारण इकट्ठा हुए हैं। इंडिया गठबंधन बन गया है, तो यहाँ पर एक तो दबाव है अपनी उम्मीदों का, प्लस दूसरा कि 10 साल के बाद पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता कि हो सकता भाई 19 का जो कॉन्फिडेंस था वो इस बार नहीं दिख रहा है। मतलब लेकिन इतना आश्वस्त है कि हमको जो मैजिक नंबर है वो बहुत आराम से मिल रहा है, 272। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है इस बार जो बची हुई सीटें हैं, लगभग 26 लोकसभा की सीटें हैं, अभी जो चरण बचे हैं पूर्वांचल के खास तौर पर अगर हम बात कर लें, वो 26 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें गंवा दी थी। क्या इस बार वो कर पाएगी? क्योंकि देखिए पिछली बार यूपी से ओवरऑल सीटों का आंकड़ा 62 था, और इस बार अगर आप सबसे बड़े स्टेट से आप 70 प्लस नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि 370 और 400, तो वो नहीं हो पाएगा। देखिए बिल्कुल, और पिछली बार एक चीज और था कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों का अलायंस था, और एक बड़ा मजबूत कॉम्बिनेशन बन के तैयार हुआ था। मुझे लगता है इससे मजबूत तो कोई और कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, और वो नहीं रहा। और समटाइम्स कई जगहों पे कहा जा रहा है कि बीएसपी जो है बहुत नुकसान भी पहुंचा रही है समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी राहत वाली बात है। और उस क्षेत्र में जो 26 सीटें हैं वहां पे बीजेपी को 2019 वाली दिक्कत नहीं होगी। 1-2 सीटों पर दिक्कत है, इसमें समझने वाली बात है, लेकिन वहां पर बीजेपी 19 वाली समस्या नहीं है। एक तरीके से बसपा को कह सकते हैं कि वो वोटों के माध्यम से वोट काट रही है, जीतने की स्थिति में नहीं है लेकिन वोट काट रही है वो। दूसरी बात कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को जिस तरीके से हैंडल किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो समय दिया है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर दिक्कत 2019 में देखने को मिली थी,
फिलहाल वैसी दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा कि आजमगढ़ टफ है, हालांकि एक उपचुनाव जीत चुके हैं, फिर भी टफ है। दूसरा गाजीपुर टफ है, जौनपुर टफ था लेकिन वो खत्म हो चुका है वो टफनेस। दूसरी बात कि बीएसपी भी एक तरीके से कहा जा रहा है कि अंदर खाने से वो जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ही नुकसान कर रही है, और यही बीएसपी 2019 में सपा के साथ मिलकर के बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही थी, अच्छा चुनाव लड़ रही थी। तो इस बार राहें 2019 में जो दिक्कत थी शायद उतनी दिक्कत नहीं होंगी, लेकिन जो दिक्कतें हैं उसको खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल, क्या मोदी मैजिक बरकरार है? एब्सोल्युटली, मतलब आप कहीं भी किसी से किसी कोने में आप चले जाएं तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ऑल्टरनेटिव खड़ा है इस देश में, या उनकी लोकप्रियता में कहीं कोई गिरावट आई है। लोकप्रियता में गिरावट तब आती जब उनका कोई ऑल्टरनेटिव खड़ा होता, वो कहीं नहीं है। हाँ, बीजेपी से नाराजगी है, सरकार चलाने के तरीके से नाराजगी हो सकती है, प्रत्याशियों से नाराजगी हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस एक चेहरे जिस पर सबको भरोसा है उससे नाराजगी नहीं दिख रही है। ठीक बात है। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन कर दिया है, तीसरी बार नामांकन किया है, लेकिन जो मैसेज देना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो मैसेज मतदाताओं तक, कार्यकर्ताओं तक पूरी तरीके से सर्कुलेट हुआ है या नहीं हुआ है, ये नतीजों में 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा शो आगे के चुनाव की तस्वीर बदल पाएगा या नहीं बदल पाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारा वीडियो, हमारा एनालिसिस अगर आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।